नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हुए सर चल रहे आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी हम जो लेके चल रहे हैं वो सर चैप्टर वाइज सीडीपी लेके चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं सर? चैप्टर वाइज सीडीपी लेके चल रहे हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 7 रहेगा आज हमारा, है ना। अब जो ये यहाँ देख पा रहे हैं बाल विकास, है ना। तो माँ के गर्भ में जो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो माँ के गर्भ में होगा। कहाँ होगा? माँ के गर्भ, माँ के गर्भ में। और जो दूसरा होगा गर्भ के बाहर, गर्भ के बाहर किन किन अवस्थाओं में बालक का विकास होता है ना। जो गर्भ के बाहर अवस्था है तो वो कौन कौन सी अवस्था हैं जिनमें बालक का विकास होगा, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए, इस टॉपिक को समझते हैं। और यूपी टेट के अंदर यहाँ से आपको एक टॉपिक हमेशा हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए इसको ले लेते हैं जी। चैप्टर चल रहा है दूसरा। चैप्टर कौन चल रहा है सर? जो चैप्टर चल रहा है हमारा दूसरा, है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर दूसरा सर, चैप्टर दूसरे के अंतर्गत बाल विकास की एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में हमने जान लिया था। बालक का कैसे कैसे विकास होता है। और यहाँ पर हमने 6 लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ ली थी। बाल विकास की परिभाषाओं को बहुत अच्छे तरीके से याद करा दिया था हमने। और बाल विकास की परिभाषाओं के साथ साथ सर यहाँ जो हमने आपको पढ़ाया वो वंशानुक्रम भी बता दिया था, है ना। वंशानुक्रम में क्या, वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, जेम्स ड्रेवर ने वंशानुक्रम को क्या माना है, वुडवर्थ ने वंशानुक्रम को क्या माना है। फिर हमने आपको वंशानुक्रम के नियम, लॉ ऑफ द हेरिडिटी पढ़ा दिया था। उसके बाद कुछ नियम के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होना था सर, वो मैंने इसको अलग ले लिया था, है ना। हमने टॉपिक क्या लिया था सर? हमने कुछ आपको ऐसे बताया था, जरा देखते हैं। हमने आपको एक बात बताई थी, जैसे ही मेल और फीमेल में क्या होती है, निषेचन क्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन क्रिया होती है। और निषेचन क्रिया के उपरांत, है ना, जब निषेचन क्रिया होगी उसके उपरांत 3 अवस्थाएं बनेंगी माँ के गर्भ में। कितनी अवस्थाएं बनेंगी? माँ के गर्भ में 3 अवस्थाएं बनेंगी आपकी। पहली अवस्था जो आपकी बनेगी वो डिम्बावस्था बनेगी। क्या बनेगी? डिम्बावस्था। कौन सी अवस्था बनेगी? डिम्बावस्था, या इसको कहेंगे बीजावस्था। क्या कहेंगे? बीजावस्था, है ना। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, जो इसकी अवधि होगी 0 से 2 सप्ताह होगी। क्या होगी? 0 से 2 सप्ताह। तो दूसरी जो अवस्था होगी सर, ये हम आपको अभी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से सारी चीजें। पिंडावस्था, फिर जो होगी वो होगी पिंडावस्था। पिंडावस्था कौन सी अवस्था होगी? पिंडावस्था। इसकी जो अवधि होगी 2 से 7 सप्ताह। ठीक। अब नेक्स्ट उसको जन्म पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं, है ना। और जन्म पूर्व अवस्था के साथ साथ फीटल स्टेज भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? फीटल स्टेज। क्या कहेंगे? फीटल स्टेज। ये 7 सप्ताह से जन्म पूर्व तक की अवस्था होती है। कितनी होती है? 7 सप्ताह से जन्म पूर्व तक की अवस्था ये होती है। ठीक है। उसके बाद जो ये सर, ये जो अवस्था होती है ना,
और आपकी ये होती है। ये अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा है? इसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है सर, वो यही अवस्था होती है ना। कुछ देखने का प्रयास करेंगे सर, है ना। चलो देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा, पहली अवस्था ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं पूरा। चलिए अब देखते हैं सर, हमने आपको अभी बताया था क्या हुआ, निषेचन की क्रिया हो गई। निषेचन की क्रिया के उपरांत, है ना, माँ के गर्भ में अवस्था है। तो पहली अवस्था क्या बताई थी सर हमने? चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छे से समझेंगे इसको, है ना, जहाँ से प्रश्न बनते। पहली जो अवस्था बनेगी सर, वो अवस्था बनेगी डिम्बावस्था। कौन सी अवस्था बनेगी? डिम्बावस्था या बीजावस्था, जिसकी अवधि होगी 0 से 2 सप्ताह, है ना, जिसको जर्मिनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्मिनल या डिम्बावस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि कुछ बातें हैं इस अवस्था की, महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लो। पहला पॉइंट जो इसमें रहता है सर, बालक की जो आकृति होती है, जो बालक होता है इसमें अंडे के समान होता है। तो प्रश्न यूपी टेट में यहीं से बनता है, किस अवस्था में बालक की आकृति अंडे के समान होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी पहली अवस्था है डिम्बावस्था या बीजावस्था, 0 से 2 सप्ताह, इसमें बालक की आकृति कैसी होती है? एक अंडे के समान होती है ना। इसे ही जो भी ये अंडा होता है, इसको युक्ता या जायगोट, है ना, इसे या तो युक्ता कहेंगे या जायगोट कहेंगे। क्या कहेंगे? युक्ता या जायगोट, या इसी को योग भी कहते हैं, है ना, योग नामक पदार्थ, है ना। अब ये स्थिति ये रही। अब देखो चित्र के द्वारा हम समझा दें। जो युक्ता नामक पदार्थ होता है, नामक पदार्थ जो होता है, तो 15 दिन के बाद माँ का जो गर्भाशय होता है उसकी लेयर पे जाके चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है? माँ की गर्भाशय की लेयर पे जाके ये चिपक जाता है। जब माँ की गर्भाशय से ये क्या करता है? भोजन प्राप्त करने लगता है युक्ता नामक पदार्थ। देख पा रहे ये जरा देखने का प्रयास करें, थोड़ा यूँ तब सही दिखेगा आपको। देख लीजिए, ये हमारा युक्ता नामक पदार्थ है। ये क्या हुआ? ये शुक्राणु है, शुक्राणु है, और ये आपके अंडाणु है। अर्थात ये मेल है और ये फीमेल है ना। अब होगा क्या कि दोनों का यहाँ केवल एक परिपक्व, ये अंडाणु रूप में और ये, तो ये किसका रूप ले लिया इसने? युक्ता नामक पदार्थ का। किसका रूप ले लिया इसने? युक्ता नामक पदार्थ। और ये युक्ता नामक पदार्थ कहाँ चला गया? माँ के गर्भाशय से जाके चिपक गया। और जैसे ही माँ के गर्भाशय पे जाके चिपकेगा तो माँ से क्या करने लगेगा? आहार लेने लगेगा। हमने आपको पहले ही बताया, माँ के गर्भ में 3 अवस्थाएं होती हैं। जो माँ के गर्भ की पहली अवस्था होती है ना, पिंडावस्था, तो इसमें क्या होता है कि निषेचन क्रिया के उपरांत, है ना, फिर देख लो एक बार, निषेचन क्रिया के उपरांत अवस्था बनती है। और जैसी अवस्था, जिसको डिम्बावस्था या बीजावस्था कहेंगे, अवधि 0 से 7 सप्ताह की, आकृति बच्चे की होती है अंडे के समान, जिसको ये देखो ये अंडा के समान है, जिसको ये क्या कहा गया? युक्ता नामक पदार्थ कहा गया, ये युक्ता। और जो ये युक्ता नामक पदार्थ होता है सर, है ना, ये जैसे ही माँ के गर्भाशय पे चिपकेगा जाके, और माँ के गर्भाशय पे चिपकने के बाद दूसरी अवस्था स्टार्ट हो जाती है। कौन सी अवस्था स्टार्ट हो जाती है? दूसरी अवस्था। बस यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। अब जो ये दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है, इसको कहेंगे पिंडावस्था या कहेंगे भ्रूणावस्था, है ना, एम्ब्रोनिक स्टेज। इसकी जो अवधि होती है सर, ये पूछा गया है, ये जो दूसरी अवस्था होती है, इसकी जो सर अवधि होती है वो होती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। इसकी अवधि कितनी मानी गई? इसकी अवधि मानी गई है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक गई है। दूसरा एक और इस अवस्था की क्या विशेषता है? इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक विकास होता है ना। इस अवस्था की अवधि का है, शिशु का विकास सर्वाधिक होता है।
तो प्रश्न पूछता है माँ के गर्भ में शिशु का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो माँ के गर्भ में शिशु का सर्वाधिक विकास दूसरी अवस्था में होता है। और वो अवस्था कौन सी है? तो आपको ध्यान रखनी है पिंडावस्था। इस अवस्था में बालक का क्या होता है? सर्वाधिक विकास होता है। और जो विकास होता है भैया, इस विकास के 3 चरण होते हैं। इस विकास के कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में बांटा गया? इस विकास को 3 चरणों में बांटा गया। अब देखो, जब इस विकास को 3 चरणों में बांटा गया तो देख लो यहीं से प्रश्न बनेगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा जो पहला चरण है सर, कौन सा चरण है? जो पहला चरण है, इस पहले चरण को हम कहेंगे एंडोडर्म। क्या कहेंगे सर? एंडोडर्म। पहला चरण क्या है? एंडोडर्म। और आपको एक बात ध्यान रखना है, एंडोडर्म में पहला हृदय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एंडोडर्म में सबसे पहले बालक का एंडोडर्म अवस्था में किसका निर्माण होता है? हृदय का निर्माण होता है। और हृदय के साथ साथ फेफड़ों का निर्माण होता है। और फेफड़ों के साथ साथ लीवर का निर्माण होता है। और लीवर के साथ साथ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो पहली अवस्था में किस किस का निर्माण होता है? आपको ध्यान रखना है। पहली अवस्था है माँ के गर्भ में, जो जैसी मेल फीमेल का मिलन होगा, उसके बाद युक्ता नामक पदार्थ होगा, माँ की लेयर से भोजन ग्रहण करेगा। जैसे ही 14 दिन बाद भोजन ग्रहण करेगा, वैसे ही इसमें माँ के गर्भाशय के अंतर्गत 3 अवस्थाएं बन जाएंगी। तो पहली अवस्था है एंडोडर्म। तो इसी अवस्था के अंतर्गत एंडोडर्म में हृदय का निर्माण होगा, फेफड़ों का निर्माण होगा और लीवर का निर्माण होगा, साथ ही साथ मस्तिष्क का निर्माण हो गया। तभी कहा गया बालक का विकास कैसा होता है? मस्त बोधमुखी, है ना? मस्तिष्क से सिर, मस्त बोधमुखी, है ना? इसीलिए कहा गया। फिर है दूसरी जो आपकी अवस्था होगी माँ के गर्भ में, दूसरी अवस्था का दूसरा टर्म जिसे कहते हैं एक्टोडर्म। कौन सी अवस्था होगी? एक्टोडर्म। जो ये एक्टोडर्म अवस्था होती है, इसमें त्वचा का निर्माण होता है, इसके साथ साथ बालों का निर्माण होता है। त्वचा के साथ किसका निर्माण होता है? बालों का निर्माण होता है। और बालों के साथ साथ नाखून का निर्माण होता है। और नाखून के साथ साथ सर दांतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दांतों का निर्माण। और दांतों का निर्माण कौन अवस्था में होता है? माँ के गर्भाशय में। पहली अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था होती है, दूसरे अवस्था का दूसरी चरण में दांतों का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरी अवस्था होती है, दूसरे अवस्था का तीसरा चरण। और दूसरे अवस्था का जो तीसरा चरण होता है, वो चरण होता है मीसोडर्म। और मीसोडर्म के अंतर्गत बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। मीसोडर्म में किसका निर्माण होता है? मीसोडर्म में सर बालक में मांसपेशियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बालक में मांसपेशियों का निर्माण होता है। फिर आपकी आती है तीसरी अवस्था, है ना? बालक की दूसरी अवस्था में, ये तीसरी अवस्था जो होती है माँ के गर्भ में, उसे फीटल स्टेज या गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे? फीटल स्टेज या गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। यह अवस्था 8 सप्ताह से जन्म पूर्व तक मानी जाती है। इसको कब से मानते हैं? पहली अवस्था 0 से 2 सप्ताह, दूसरी अवस्था 2 से 7 सप्ताह और तीसरी अवस्था 7 या 8 सप्ताह से जन्म पूर्व तक मानी जाती है। और इसमें जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। अर्थात बालक का जो विकास होता है, बालक के विकास में सबसे पहले मस्तिष्क अर्थात सिर का विकास होता है। किसका विकास होता है? सबसे पहले मस्तिष्क या सिर का विकास होता है। अब देख लो फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ बालक का इस प्रकार विकास होता है, देख लो इसमें दर्शाया भी गया। 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लगभग इस प्रकार बालक का क्या होता है? माँ के गर्भ में विकास होता है। कैसे होता है? माँ के गर्भ में इस प्रकार क्या होता है? विकास होता है। कुछ गर्भस्थ देख लो, जो हम ऊपर बताया था इस प्रकार देख लो आप। माँ के गर्भ के अंदर पहले क्या होता है? जायगोट बनता है। अभी हमने आपको बताया था जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद ब्लास्टोस्ट बनेगा, मॉर्यूला बनेगा, ट्रोफोलास्ट बनेगा, है ना? धीरे धीरे फिर उसके बाद देखो ये एंडोडर्म अवस्था होगी। एंडोडर्म के बाद ये पूरी सारी अवस्थाएं होती जाएंगी तो भ्रूण बनेगा। फिर जाके कहीं ये वाला भ्रूण बन के तैयार होगा। तो ये क्या होगा? अंडाणु की अवस्था
की निर्देशता, तीसरे से 8वें सप्ताह का ये स्टेज है, ये स्टेज अंडाणु वाली स्टेज है, 0 से 2 सप्ताह है ना, 2 से 7 या 8 सप्ताह है ना, 8 सप्ताह से जन्म पूर्व में भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, चित्र का भी इशारा दिया, प्रयास किया आपको बताने का, है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आपके बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है। चलिए सर अब चलते हैं, ये तो ग्राफ। अब जो प्रश्न यहाँ से बनेगा सर वो बनेगा ग्राउथ एंड डेवलपमेंट। किसका बनेगा, और ग्राउथ एंड डेवलपमेंट का एक हमेशा क्वेश्चन बनता है, किससे बनता है, ग्राउथ एंड डेवलपमेंट से। चलिए है ना, ग्राउथ और डेवलपमेंट है, इसको सर हम लेंगे बाद में, अभी हम ले लेते हैं। चलिए सर अभी ले लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत, है ना, बाल विकास के सिद्धांत ले लेंगे। और हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बाल विकास के सिद्धांत। चलिए अब देख लो, यहाँ देख लो अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत है ना। पहला अभिवृद्धि एवं विकास की जब भी हम बात करेंगे सर तो एक बात ध्यान रखना है आपको, तो विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सर ये बताती है कि जो विकास की दिशा होगी, अभी हमने आपको बता दिया, तो बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। कहाँ होता है, ये प्रश्न पूछा गया है टेट में। बालक का विकास ये किस में जाएगा, बाल विकास की दिशा के अंतर्गत जाएगा। ये कह रहा है इस विकास की प्रक्रिया को परिधीय विकास कहते हैं। ये भी आपके टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि परिधीय विकास क्या है, तो परिधीय विकास का तात्पर्य क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है सर, परिधीय विकास का जो तात्पर्य होता है कि बालक के सिर से पैर तक का विकास, किसका, सिर से जब पैर तक जाता है उसको परिधीय विकास की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा विकास का सर जो सिद्धांत है, दूसरा विकास का सिद्धांत देख लो, दूसरा जो विकास का सिद्धांत है वो परस्पर संबंध का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। सर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये बताता है कि सभी बालक का विकास एक साथ प्रारंभ होता है। जो बालक का विकास होता है वो एक साथ होगा, चाहे शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो या सामूहिक विकास। कहने का मतलब है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास हमेशा एक क्रम में होता है। अर्थात विकास जो होता है वो परस्पर संबंध रखता है, एक दूसरे से संबंध रखता है। मान लो पहले बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद रोना है, रोने के बाद हंसेगा, फिर लोगों को धीरे धीरे जानेगा, मुस्कुराएगा, है ना। तो क्रम धीरे धीरे पहले माँ को जानता है, फिर बाप को जानता है, फिर घर में और लोगों को जानता है, फिर पड़ोसियों को जानता है, फिर कॉलेज में जाता है, कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह। ये तो वो क्या है, परस्पर विकास का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। इसमें जो सिद्धांत है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत ये कहता है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया। ये भी प्रश्न आया है विकास क्या है, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास हमेशा होता रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। विकास के क्रम का सिद्धांत, ये भी आपको बात ध्यान रखना है, जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। बताया गया है पहले बालक का भाषा विकास भी एक क्रम में आता है। जैसे भाषा विकास आता है तो भाषा विकास आप देख लो 4 चरणों में आता है। पहले क्या आएगा, सुनना आएगा, फिर बोलना सीखेगा बालक, फिर पढ़ना सीखेगा, उसके बाद बालक क्या देखेगा, लिखना सीखेगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भी किस में आएगा, विकास के एक क्रम में आएगा, है ना। अब देख लीजिए ये इस प्रकार बालक का विकास का क्रम है, धीरे धीरे सिर से
पैर से सिर की तरफ या सिर से पैर की तरफ बालक का क्या होता है, विकास होता है ना। अब देख लो 5वां क्या कह रहा है, विकास चक्राकार या विकास चक्राकार वर्तुलाकार ना कि लंबवत है। ना तो विकास चक्राकार होता है ना तो विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, लंबवत होता है। देखिए विकास ना तो चक्राकार है या विकास कैसा है, लंबवत है। विकास कैसा है, सिर से पैर की तरफ लंबवत विकास है। तो यहाँ से एक प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो चक्राकार नहीं है, वर्तुलाकार नहीं है, कौन सा है, लंबवत होता है। यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यूपी टेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे यूपी टेट के अंदर क्या पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया विकास कैसा है ना। चलिए अब देख लेते हैं सर, इस सिद्धांत के अनुसार लंबाई चौड़ाई का विकास एक साथ होता है। सही है, चित्र में हमने आपको वर्तुलाकार रेखीय नहीं होता, कैसा होगा, टेस्ट। अब देख लो 6वां, ये बहुत टेट में पूछा गया है, बहुत ज्यादा। वंशानुक्रम एवं वातावरण की विकास कैसा होता है। विकास अगर आपसे कहा जाए विकास क्या है, विकास तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो विकास है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। विकास किससे होता है, विकास कैसे होता है, वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा विकास होता है। किससे होता है, वातावरण की अंतःक्रिया से विकास होता है। अब चलिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, देख लो। क्रो एंड क्रो कह रहा है कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम के न ही वातावरण से होता है वरन जैविक और सामाजिक विरासत, एक जैविक और सामाजिक विरासत से होता है, एकीकरण का। अर्थात क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो विकास है वातावरण और जैविकीय उपज है ना। ऐसा नहीं कह सकते बालक का विकास सिर्फ जैविकीय कारकों से हो। इन्होंने कहा नहीं, जैविकीय कारकों के साथ साथ बालक का जो विकास होता है सर वो निश्चित तौर से समाज या पर्यावरण पर भी डिपेंड करता है ना। अब देखो इसमें देख लो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये बताता है भले ही एक ही माँ के गर्भ से 4 संतानें पैदा हों, चारों संतानों का कलर एक जैसा हो सकता है लेकिन उनकी आदत, उनका स्वभाव, सामाजिक आचार विचार, IQ, माइंड सब अलग अलग होगा। तो ये क्या कहता, वही बात लिखी, भले ही एक माँ से उत्पन्न संतानें हों, उनकी आचार विचार व्यवहार भाषा सामाजिक विकास मानसिक विकास संज्ञानात्मक विकास में अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संज्ञानात्मक विकास में अंतर पाया जाता है ना। अब देखिए बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है सिद्धांत से है ना। अब देख लो बाल विकास का जो सिद्धांत है ये हमारा एक टॉपिक है ना। वहाँ नियम था, ये क्या है, एक टॉपिक है। टॉपिक क्या कहता है, कुछ बातें हैं इसमें, देख लो। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो ऊपर की चीजें वही है इसमें, ये क्या हो गया, मिस हो गया। देखो अच्छा सेम चीज है, सिद्धांत ही चल रही, ये 7वां था, ये ऊपर का नीचे आना था, थोड़ा मिस हो गया। 8वां देखो क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है समान प्रतिमान का विज्ञान। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये बताता है चाहे, ध्यान रखना, जो जिस योनि में होगा वह उसी योनि का बच्चा जनेगा। कहने का मतलब है कि जो गाय होती है, गाय से बछड़ा होगा, गाय से कभी भी पड़रा नहीं होगा। कहने का मतलब है भैंस कभी भी गाय का बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। अगर भैंस है तो उसके भैंस का ही बच्चा होगा, और भैंस के क्या कटड़ा या पड़रा होता है, और गाय के क्या होता है, बछड़ा होता है। कुत्ता का क्या होता है, पिल्ला होता है, और चूहा का क्या होता है, चूजा होता है। सामान्य चूजे के बच्चे को पप या पिंकी कहते हैं, संतान की समानता से है ना। चूजा या चूजा, चूहा का चूजा, चूहे के बच्चे को पप या पिंकी भी कहा जाता है। किसी का नाम पिंकी हो तो क्या है, चूजे का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये सर, आगे कह रहा है निश्चित तथा पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। ये सारे आए हुए हैं सर,
निश्चित तथा पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत क्या बताता है कि सभी जाति एवं प्रजाति का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, कोई भी जाति हो, हर जाति का विकास एक उसके क्रम में होगा। चलो कुछ बातें हैं। निकट से दूर का विकास देख लो। निकट से प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट से दूर का विकास शरीर का केंद्र शुरू होकर बाहर की ओर हाथों और पैरों की उंगलियों की तरफ जाता है। पहले वाला क्या, देखो इसका एक चित्र भी बना है, इसको देख लो, ये वाला चित्र देख लो, ये इसी के लिए था। बालक पहले क्या करता है, बालक पहले जमीन में से उठना सीखता है ना, फिर वो पैर पसारना सीखता है और पैर पसारने के साथ साथ फिर इस प्रकार बैठना सीख लेता है और उसके बाद घुटनों के बल चलना सीख लेता है और घुटनों के बल के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर वो पैरों से चलना सीखता है। यही क्या कहलाएगा, यही आपका किसके अंतर्गत जाएगा, देखो चित्र थोड़ा इधर का इधर हो गया, किसमें जाएगा, निश्चित तथा पूर्व कथनीय विकास के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अब देख लो इसमें निकट दूर का यही आपके अंतर्गत हो गया। अब देखो मस्त बोधमुखी विकास क्या होता है ना, ये भी आपका आया हुआ है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास एक दिशा में होता है। पहले बालक का सिर बनता है और फिर उस पर नियंत्रण कर पाता है, उसके अंत में क्या, धड़ अर्थात पैरों के ऊपर वाला ही चित्र बनेगा तब भी और चलेगा तब भी, इसी को कहेंगे मस्त बोधमुखी। अब देख लो वर्तुलाकार, वर्तुलाकार विकास, विकास एक सीधी रेखा में ना होकर कैसा होता है, स्फीरीय वर्तुलाकार। बालक एक अवस्था में आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़कर पीछे की ओर क्या करता है, परिपक्व होता है ना, इसको कहेंगे वर्तुलाकार विकास का क्षेत्र। विभिन्न देख लो, विभिन्न विकास के क्रम देख लो, इसमें चित्र में दिया भी है। निकट से दूर का विकास कुछ इस प्रकार होगा और मस्त बोधमुखी विकास कुछ इस प्रकार होगा और वर्तुलाकार बालक का विकास कुछ इस प्रकार। देखो बेटा देवांश इधर आओ, वर्तुलाकार विकास कुछ इस होगा, स्टूल लेके आओ जाओ, वर्तुलाकार विकास इस प्रकार होगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं, तो मस्त बोधमुखी भी समझ लिया आपने, वर्तुलाकार भी विकास समझ लिया आपने, है ना, निकट एवं दूर का विकास भी आपने अच्छे से समझ लिया। क्या समझ लिया, निकट एवं दूर का विकास भी आपने अच्छे से समझ लिया, है ना। अब देखते हैं, चलिए, है ना सर। अब देखते हैं हम, ये आपने समझ लिया है, अब देखते हैं सर। अब ये टॉपिक है, इस टॉपिक को सर हम अगले टॉपिक में लेंगे, है ना। तो बाल विकास के चरण और माँ की गर्भ में अवस्थाएं पढ़ ली, है ना, ठीक है। ये टॉपिक को हम अलग समझाएंगे क्योंकि 1 नंबर का ये टॉपिक होगा, है ना, इसको अलग अलग में। तो अगला टॉपिक लेके हम चलेंगे सर अभिवृद्धि एवं विकास।